नवजोत चंद्रमा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शतरंज के असली सिकंदर ना हम ही हैं, मतलब भारतीय। अब देखिए, कल जॉर्जिया में विश्व शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मैच होना है और उस फाइनल मैच में भिड़ने वाली दोनों महिलाएं भारतीय हैं। दिव्या देशमुख के बाद कोनेरू हम्पी ने भी फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तो क्यों हम महामुकाबले पर पूरे देश की नजर है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, हिंदुस्तानी नारी कैसे सब पर भारी है, इसकी और मिसाल भी हम आपको दिखाएंगे। आज आपकी मुलाकात हरिद्वार की डॉक्टर प्रिया आहूजा से हम करवाने जा रहे हैं, जो पहले ही सबको अष्टवक्रासन करके चौंका चुकी है, लेकिन अब डंबल पर उनके कमाल के बैलेंस की चर्चा है। तो कैसे उन्होंने साधा कमाल का ये संतुलन, ये आगे उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। चाय पर चर्चा में बात उस चर्चा की होगी जिसकी वजह से लंदन चाय वाला के मालिक अखिल पटेल चर्चा में आ गए हैं। लंदन में अपने हाथों की बनी चाय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को परोसी है। तो कौन है अखिल पटेल और कैसे चाय के स्टार्टअप से उन्होंने बना दिया है अपना नाम। यूके में वो बन चुके हैं सुपरस्टार। तो स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। सबसे पहले बात देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों की करेंगे, क्योंकि हमारी बेटियां छोरों से कम है क्या। भारत की ऐसी ही दो बेटियों का जिक्र करेंगे शतरंज की दुनिया में जिन्होंने कमाल कर दिया है। कमाल इसलिए क्योंकि फाइनल में पहुंचने वाली दोनों बेटियां भारत की हैं और उनके बीच कल फाइनल मुकाबला होना है। जी हाँ, आपको बता दें कि नागपुर की दिव्या देशमुख और आंध्र प्रदेश की कोनेरू हम्पी ने विमेंस चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो भारतीय महिलाएं चेस के फाइनल में हैं और अब इन दोनों में से जीत किसी की भी हो, फाइनल तो भारत ही जीतेगा। शतरंज के खेल में भारत की चाल के आगे पूरी दुनिया ने हार मान ली। चेस में भारतीय खिलाड़ियों के दबदबे के आगे दुनिया का कोई भी और खिलाड़ी टिक नहीं पाया। दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी ये दो वो महिला शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने विमेंस चेस वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बनाई है। यानी कि दिव्या और कोनेरू में चाहे जो भी खिलाड़ी जीते, जीत तो भारत की ही होगी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी भारतीय हैं और दोनों खिलाड़ी विमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में हैं। जिसके पहले सेमीफाइनल्स में दिव्या देशमुख ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन तान झोंगी को 1.5 0.5 के अंतर से हराया। 19 साल की दिव्या ने चीन की तान झोंगी को 101 चाल में मात दी। दिव्या देशमुख ये वो नाम है जिसने भारत का झंडा विश्व पटल पर लहराया है। दिव्या देशमुख नागपुर की रहने वाली हैं और जॉर्जिया में चल रहे चेस वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। जॉर्जिया में ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पर दिव्या का ये मुकाबला आसान नहीं था। उनके सामने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन थी, चाइना से आती हैं, और ये जो राउंड था, ये जो मुकाबला था सेमीफाइनल, ये उतार चढ़ाव भरा था, क्योंकि इस मुकाबले में दिव्या के सामने एक वर्ल्ड चैंपियन थी, लेकिन दिव्या ने कभी भी इस पूरे मुकाबले के अंदर में हार नहीं मानी और जीत कर इस मुकाबले को अपना नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। तो वहीं दिव्या देशमुख के बाद विमेन चेस फेड वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत की कोनेरू हम्पी ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने चीन की टांगजी लेई को हराकर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि इससे पहले हम्पी के दोनों गेम ड्रॉ रहे, जिसके बाद गुरुवार को टाई ब्रेकर में हम्पी ने चीन की टेंगजी लेई को हरा दिया। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में शतरंज की बिसात पर भारत की हर चाल फिट बैठती है। भारत का कद तेजी से आगे बढ़ा है, चाहे वो डी गुकेश हो या फिर 4 बार के विश्व विजेता विश्वनाथन आनंद, सभी ने शतरंज की दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। इंडिया के 2 खिलाड़ी एक टाइटल के लिए आमने सामने होंगे और ये इतिहास बहुत बड़ा होगा, क्योंकि भारत के लिए चेस में स्पेशली जो फीमेल हमारी चेस प्लेयर्स हैं उसके लिहाज से बहुत बड़ा होगा। तो दिव्या ने न सिर्फ
अपनी जगह वहाँ पर पक्की की है, बट ये भी बताया है कि चेस में भारत अब एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और अब विमेंस चेस चैंपियन 2025 के फाइनल में अब पूरे देश की निगाहें हैं। लोग बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस मुकाबले में चाहे जीत दिव्या की हो या फिर कोनेरू हम्पी की, जीतेगा तो भारत ही। नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब हम आपको एक ऐसे हैरत अंगेज रील और उसके परफॉर्मर से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है। लेकिन अगर रील की बात करें तो मुझे लगता है हम लोग भी काफी एक्सपर्ट बन चुके हैं रील बनाने में। रील बनाने में तो हम एक्सपर्ट है दीपिका, लेकिन इन्होंने जो कमाल किया है ना, वो आई थिंक टोटल बैलेंसिंग का मामला है, जो कि इतना आसान नहीं होता है। और उसके लिए अगर शगुफ्ता होती तो वो ज्यादा बेहतर आपको टिप्स दे पाती, क्योंकि वो योग करती हैं और योग साधना से और इस तरह के चीजों को करने के बाद ही, और लंबा प्रयास आई थिंक आपको लंबे समय तक ये करना होता है, तभी आप कर पाते हैं। आपको फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना होता है, तब आप ऐसी रील बना पाते हैं। लेकिन हम जो बनाते हैं वो हमारी रील वो तो मस्ती की रील, वो मस्ती वाली होती है। लेकिन इन्होंने जो किया है वो काफी काबिले तारीफ है। हरिद्वार की योग साधिका है, ये फिटनेस एक्सपर्ट है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि इनके नाम सबसे ज्यादा देर तक अष्टवक्रासन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। महिला सशक्तिकरण का दूसरा नाम बन चुकी है डॉक्टर प्रिया आहूजा। तो आज हमारे साथ होंगी और इनकी उपलब्धि और युवाओं के लिए फिटनेस संदेश भी क्या ये दे रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। हकीकत है या छलावा, पहली बार इस वीडियो को देखने पर आपके जहन में कुछ ऐसा ही ख्याल आ सकता है। आप खुद से ही सवाल करेंगे कि आखिर कैसे कोई दो डंबल पर ऐसे पोज में खड़े होकर बड़े ही आराम से चाय या कॉफी पी सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आज के दौर की हैरत अंगेज तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया ये कोई फेक वीडियो तो नहीं। तो हम आपको बता दें, ना तो ये भ्रम है, ना छलावा, और ना ही ये एआई तकनीक का कमाल है। कठिन अभ्यास और शारीरिक संतुलन की परफेक्ट मिसाल है ये वीडियो, जिसे मुमकिन कर दिखाया है डॉक्टर प्रिया आहूजा ने। अपने स्टाइल में बनाया ये रील इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। एक्चुअली जो ये पोज है, ये निकी मिनाज का पोज है। शी इज अ पॉप सिंगर, तो उन्होंने अपने एक वीडियो में ये पोज परफॉर्म किया फ्लोर पे बैठकर हील्स पहनकर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रिक्रिएट किया जाए और इसमें क्या और डिफरेंट हम कर सकते हैं। तो उस पोज में एक्चुअली उनकी बहुत अच्छी मोबिलिटी दिख रही है। अब एज अ ट्रेनर मैंने वो चीज़ नोटिस करी। अब मैंने सोचा थोड़ा सा स्ट्रेंथ हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं लोअर बॉडी वर्कआउट बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हूँ। पिस्टल स्क्वाट, जो जिसे सिंगल लेग स्क्वाट बोलते हैं, वो मेरा अच्छा है। तो मैंने उसको उसके साथ परफॉर्म किया और हाफ में जाके रुकी, होल्ड किया उस पोजीशन पे, जो कि इस पोज को जिसने उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया। और साथ ही में मैंने इसमें साड़ी वेयर करी, क्योंकि मैं इंडियन कल्चर, जो हमारा भारतीय संस्कृति के जो परिधान है, मैं उनको अच्छे से दिखाना चाहती हूँ, जो मेरा ट्रेडमार्क भी है। और मैं हर योगा पोज करती हूँ साड़ी पहनकर। तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा प्रचलित जो मेरी रील हुई है, उसका रीज़न मेरी साड़ी, मेरी स्ट्रेंथ है एक्चुअली। हरिद्वार की रहने वाली योग साधिका डॉक्टर प्रिया आहूजा से जब आप भली भांति परिचित होंगे तो आप भी कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं। ऐसा करना तो इनके बाएं हाथ का कमाल है। प्रिया की काबिलियत से ये देश आज से करीब 3 साल पहले तब परिचित हुआ था जब इन्होंने अष्टवक्रासन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौदह जून 2022 को प्रिया आहूजा 3 मिनट 29 सेकंड तक अष्टवक्रासन योग पोज कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इससे पहले इस योग पोज का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 मिनट 6 सेकंड तक का रिकॉर्ड था, जिसे भाग्यश्री ने 15 दिसंबर 2021 को बनाया था। इतना ही नहीं, इस रिकॉर्ड के 6 दिन बाद 20 जून को इसी आसन को 4 मिनट 26 सेकंड तक कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। अष्टवक्रासन योग पोज रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए प्रिया आहूजा ने 7 साल तैयारी की। 2 बच्चों की मां के लिए ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन परिवार का सहयोग और कठिन साधना के जरिए प्रिया ने इस संतुलन को हासिल किया।
अष्टवक्रासन आसन क्यों इतना कठिन है, जरा इसे भी समझ लीजिए। अष्टवक्रासन एक जटिल योग मुद्रा है जिसका अभ्यास आमतौर पर योग प्रशिक्षकों की मदद से ही किया जाता है। इस योगासन में शरीर की मूल मांसपेशियों के बल और शारीरिक संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। अष्टवक्रासन मुद्रा में बैठने की स्थिति से प्रवेश किया जाता है। एक हाथ पैरों के बीच, दूसरा दूसरे पैर के ठीक बाहर और हथेलियां फर्श पर रहती हैं। फर्श से दोनों पैरों को ऊपर उठाने और उठाने से एक प्रारंभिक स्थिति मिलती है। दोनों पैर मुड़े हुए होते हैं। एक पैर एक अग्रभाग पर होता है, दूसरा पैर टखने पर पहले से पार होता है। पैरों को सीधा करने से फुल पोज मिलता है। जिन कठिन आसनों को करना तो दूर, करने की सोचना भी असंभव सा लगता है, उसे प्रिया आहूजा आसानी से कर लेती हैं। अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए प्रिया रोजाना अभ्यास करती हैं। कभी वो मुग्दर उठाती हैं, तो कभी मिनटों पिस्टल स्क्वाट के जरिए अपनी क्षमता को परखती हैं। 40 किलोग्राम भार के साथ मयूरासन करना आसान नहीं, लेकिन प्रिया अपनी शारीरिक और मानसिक फिटनेस के जरिए आराम से कर लेती हैं। प्रिया आहूजा की फिटनेस क्लास में आज कई लड़कियां ट्रेनिंग लेती हैं। उनके जैसी ही फिटनेस हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हैं। महिला सशक्तिकरण का दूसरा नाम बन चुकी हैं डॉक्टर प्रिया आहूजा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सीधे इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रिया आहूजा जुड़ गई हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रिया, हम तो यही कहेंगे, रील्स तो बहुत बनाए हमने, लेकिन आप जैसा रील बनाना आसान नहीं है। तो आप ही से जानना चाहेंगे कि आप योग में जिस तरह से रम गई हैं और आपकी जैसी प्रैक्टिस है वो वाकई में बेहद मुश्किल है। ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया और ये आपने किया कैसे, जरा बताएं। पर योग से, जैसे कहते हैं ना, योग से सब कुछ संभव है, तो उसी प्रकार से योग करके, योग की प्रैक्टिस करके आप हर मुकाम हासिल कर सकते हो। फिर चाहे वो अष्टावक्र हो, मयूरासन हो, कोई भी बैलेंसिंग पोज हो, क्योंकि योग हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों की स्ट्रेंथ पर काम करता है। जब हम मेंटली पूरी तरह से अपने आप को एक ही जगह पर केंद्रित कर सकते हैं और फिजिकली तो फिट आप हो ही जाते हैं, क्योंकि योग का जो प्रारंभ है वो आसनों से होता है। और एक्चुअली में योग तो एक साधना है, वो आपकी बात की बात है, लेकिन जो शुरुआत है वो योग की प्रैक्टिस से होता है, ताकि आप कोई भी बड़ा आसन या कोई भी एक ऐसा आसन, जैसे कि 2 हाथ पे खड़े रहना या शीर्षासन, जैसे आपने देखा होगा, शीर्षासन, मयूरासन, पूरी बॉडी को 2 हाथों पे खड़े रहना, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। और योग से हर चीज संभव है, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रेंथ देता है और फिजिकली स्ट्रेंथ देता है। फिर किलो मैटर नहीं करते। फिर जब आपके ब्रेन ने आपको एक बार प्रिपेयर कर दिया कि अब आपको आज 40 केजी उठाना है या 100 केजी उठाना है, तो आप वो कर लेते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, योग वाली तो सारी मुद्राएं हमने देखी, लेकिन मुझे जो आपकी डंबल वाली रील है ना, वो बहुत पसंद आई। और सोशल मीडिया पर तो ये ट्रेंड भी कर रही है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने ट्राई भी करके देखा होगा। इसको करने में कितना वक्त लगा, कितनी प्रैक्टिस की आपने इसकी? स्टोरी बहुत मतलब इमोशनली भी है, और मेरी मतलब मैंने इसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है। एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, अगर हम इतना कुछ काम, मतलब इतनी कोई बड़ी चीज को पाते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत मेहनत होती है और बहुत ज्यादा समर्पण होता है। तो वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी थी, बहुत समय तक मैंने प्रैक्टिस करी। और एक जो ये वुमेन्स में कि नहीं, अब आपकी शादी हो गई है, नाउ यू कांट डू एनीथिंग,
या आप इस लेवल पे कुछ इतना बड़ा नहीं कर सकते, वो जो एक ये जो स्टेटमेंट है ना, आई वांट कि वो चीज हट जाए। और एक वुमेन जब हर चीज संभाल सकती है तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कोई बड़ी बात ही नहीं है एक्चुअली। तो आई प्रैक्टिस अ लॉट। मैंने इस चीज की शुरुआत करी। मैं पहले से योगा सिखाती थी। पहले मेरी खुद की फिटनेस जर्नी थी कि मैंने खुद को फिट किया और इस काबिल बनाया। उसके बाद मैंने बहुत लोगों को प्रशिक्षण भी दिया, लेकिन मुझे लगा जो वो दायरा है ना वो बहुत कम है। मुझे ये था कि मुझे खुद को प्रूव करना है। और ये जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए किया था। मेरे पिताजी का ये मानना था, उनका मेरे लिए कहना था कि जिस भी क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो ना, उसमें इतना बेस्ट परफॉर्म करो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर पल पल पे गाइड किया। तो गुरु बिना गति नहीं है ना, जैसे बोलते हैं। तो उनकी हेल्प की मेरे फादर इन लॉ का था। और मैंने एक्चुअली अपने फादर इन लॉ को कोविड टाइम में खोया था। तो मुझे ये अचीवमेंट करना था, और ये जो मेरा अचीवमेंट था ये मैं पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित करना चाहती थी। दैट्स व्हाई आई डिड दिस। ये तो अपनी लेग की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना इज इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, आप तो पहले बिना स्लिपर के ही ट्राई करें। आई मस्ट से इट्स अ वार्निंग फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग। तो बिना स्लीपर के पहले ट्राई करें और डंबल पे पूरा तरीके से अपना कंसंट्रेट करें, और पहले एक डंबल पे करें, देन गो फॉर डबल डंबल। जी प्रिया जी, देखिए आप बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी जिस तरीके से आपने वो रील भी बनाई। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल ये भी है आपसे कि आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अब दर्ज करा लिया। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप और आपका परिवार, खुशी का पल तो ये देखिए हम सबके लिए है, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? तो बच्चे इतने खुश थे, मेरे घर के बच्चे जितने मेरे घर में जितने बच्चे हैं वो लोग इतने खुश थे कि मम्मा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, क्योंकि मैगजीन में छप के उनके स्कूल की लाइब्रेरी में भी ये इन्फॉर्मेशन गई। और वो घर के सारे बच्चे की नहीं, हमारी चाची का नाम है ये। तो दे ऑल आर वेरी हैप्पी। मेरी पूरी फैमिली, मेरे ब्रदर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग बहुत खुश थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और रिलीज हो चुकी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं सैयारा के सुनामी की। तो ये बताइए, सुनामी हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से चल रही है। आप जा रही हैं इस वीकेंड देखने? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी प्लान बना लिया जाने का। नहीं, मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मैं सच बताती हूँ, कल हम लोगों ने इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन किया था। उसके बाद मुझे ये लगा कि हमको ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम तो वो DDLJ वाला जनरेशन हो गया। उसके बाद बहुत सारी लव स्टोरीज आई, लेकिन ये जो बहुत लंबे समय बाद इस तरह की लव स्टोरी आई ना, एक्चुअली लोग ये कह रहे हैं कि आपको ये देखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो यूथ है वो ये कह रहा है लड़की की ड्रेसेस, कपड़े थोड़ा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और गर्ल नेक्स्ट डोर वो नजर आ रही है। स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट चीजें नहीं की गई और है। बहुत वक्त बाद एक अच्छी लव स्टोरी भी आई है। हम मतलब लव स्टोरी देखना चाहते हैं लोग, लेकिन उस टाइप की आती नहीं है। जेन जी के लिए जो लव स्टोरी जी हाँ, उस टाइप की ये लग रही है। तो मैं तो डेफिनेटली जाने वाली देखिए 90s किड्स, जिसकी बात अभी नवजोत भी कर रही थी, कि हमारे लिए तो देखिए आज भी DDLJ एक कल्ट है। और हम अगर सोचेंगे तो हम DDLJ सोचेंगे, या फिर कहो ना प्यार है, हम ये सब सोचेंगे। तो इसीलिए शायद कंपेयर भी सैयारा को ऐसे ही किया जा रहा है कि जेन जी के लिए ये वही DDLJ और कहो ना प्यार है जैसी कल्ट मूवी आई है सैयारा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें कम से कम उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं और ऐड ऑन करती हूँ। मुझे याद है जब DDLJ रिलीज हुई थी, कितने रिकॉर्ड बने थे, सालों साल वो फिल्म एक सिनेमा घर में लगी रही, वहां से हटी नहीं। अब यहाँ पर इसका क्रेज देख लीजिए। कल सन ऑफ सरदार 2 रिलीज होने वाली थी, रिलीज हुई नहीं। अजय देवगन का डर, खौफ देखिए, नए जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन भाई आज भी DDLJ हम देख रहे हैं, कई फिल्मों में आज भी वो चल ही रही है, कई हॉल्स में है ना, थिएटर्स में चल रही है। सैयारा कितने समय तक चल पाती है वो देखना होगा, क्योंकि क्रेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिल्म ने गुरुवार तक 175 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। हालांकि अभी वीकेंड बाकी है, और ऐसे में यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस वीकेंड सैयारा का कलेक्शन 200 करोड़ के पार हो सकता है। और जाहिर है ये फिल्म दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है, और बड़ी संख्या में दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जी काफ़ी अच्छी मूवी है। कहानी बहुत अच्छी है, और बेसिकली मेरे को तो जितने भी है सारे गाने अच्छे लगे मेरे को। हाँ, गाने के पर्पज़ से मैंने पूरी मूवी देखी है। बहुत अच्छे गाने हैं, और आहान पांडे जो है वो भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी। पहली मूवी उनकी, बहुत अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने। माइंड डिस्टर्ब जब हुआ था, जब सुनने को मिला कि हाँ उसके माइंड में थोड़ी सी दिक्कत है, वो भूल जाती है। हाँ, काफ़ी लोग हाँ इमोशनल हो रहे थे। मूवी देख के अच्छा लगा। गाने बहुत बढ़िया थे उसके, 3 गाने में पसंद आए। बहुत अच्छी मूवी है।
क्या अच्छा लगा मूवी में आपको? उसमें प्यार की कहानी है और गाने अच्छे अच्छे हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म जी। एंडिंग बहुत अच्छी थी, एंडिंग बहुत अच्छी थी, एक्सपेक्ट नहीं थी एंडिंग। बहुत अच्छी मूवी है, दिल को टच कर देने वाली मूवी है। बहुत सोलमेट ऐसी मूवी कम ही आती हैं, हमें बहुत अच्छी लगी। अच्छा है कि लव स्टोरी दिखाई गई है कि अगर कोई लड़का किसी से प्यार करता है तो उसे निभाना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ सीन है कि जिसकी वजह से रोना आ रहा है। बस थैंक यू सो मच। स्टोरी अच्छी लगी है मूवी की एंड सॉन्ग अच्छे लगे। चलिए अब खबर विजय उत्सव की। पाकिस्तान को 1999 के युद्ध में पटकनी देने के उपलक्ष्य में देश करगिल विजय का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। और लद्दाख के द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर विजय दिवस समारोह की शानदार तैयारी चल रही है। उससे पहले वहां शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। ये वो जमीन है जहां के चप्पे चप्पे ने हिंदुस्तान के वीरों का पराक्रम देखा है। ये धरती अपने सपूतों के शौर्य पर आज भी इतराती है। देश कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ऐसे में लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं और शहीदों को सलामी दे रहे हैं। गुजरात सूरत से आया हूँ। यहाँ लेह में द्रास के अंदर अपना जो विजय दिवस के लिए तैयारी चल रहा है मेमोरियम में, उसको देखने के लिए हम लोग आए थे फैमिली के साथ में। मेरा फैमिली फ्रेंड है, सब लोग है। वो सब चीज़ में तो हमारे आर्मी वाले जो है उसी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो उसी का मेहनत किया हुआ कारगिल का युद्ध में जो लड़ाई किया था तब वॉर जीतने में उसी का बलिदान था सबका, और बहुत शहीदों ने हमारा बलिदान दिया है। कारगिल विजय दिवस अवसर पर देश भारतीय सेना के उन वीर जवानों को याद कर रहा है, उनके शौर्य और साहस को सलाम कर रहा है, जिनकी बदौलत उन्होंने 1999 में लद्दाख के इस रण क्षेत्र में पाकिस्तान को धूल चटा दी और उसे हार मानने को विवश कर दिया। ये द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल है, जहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है और देश के जाबाजों की बेमिसाल बहादुरी की याद दिला रहा है। इससे अच्छा स्थान कहाँ हो सकता है जहाँ पे आप सामने सोलो हिल, गन हिल टॉप, टाइगर हिल, बकरा हिल टॉप देखते हो। इससे अच्छा और जगह कहाँ हो सकती है एक राष्ट्रीय ध्वज को सामना करना। जब तक ये पहाड़ियां यहाँ पे रहेंगी, इस राष्ट्रीय ध्वज को देखते हुए हमेशा उस दिन को याद करेंगी जिस दिन हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन पहाड़ियों पर विजय हासिल करती है तिरंगे की स्थापना। देश जहां एक ओर कारगिल विजय दिवस की सालगिरह मनाने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे पहले द्रास में लैमोचन व्यू पॉइंट पर राष्ट्र की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। उनके त्याग और बलिदान को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया। मैं इस अवसर पर उन शहीदों को नमन करना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने देश की और अपनी भारतीय सेना की शान और इज्जत को रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों के परिजनों ने भी इस अवसर पर कारगिल युद्ध के हालात को याद किया। देश की रक्षा के लिए दी गई उनकी कुर्बानी को याद करते हुए वो भावुक हो उठे। मतलब मैं तो नहीं इमेजिन ही नहीं कर पाऊंगी कि कैसे लड़ी होगी, बट जब ये देखती हूँ तो बस लगता है कि मतलब जो भी किया रहेगा उन्होंने, वो बहुत बड़ी वीरता थी और ये तो मेरा नसीब है कि मुझे उनकी बेटी पल के जन्म मिला है। पीछे देख रहे हो ये पूरा टाइगर हिल, यहाँ पर हमारे बड़े भैया ने अपने देश के लिए, अपने देश की सरहदों के लिए, अपने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी हुई है। 26 सालों के बाद हमको ये मौका मिला है ये जगह को यहाँ पर देखने का। ये देखते ही हमको ऐसा लग रहा है कि इतनी कठिनाइयों में भी अपने देश के लिए हमारे बड़े भैया ने ये काम किया हुआ है, अपने देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दी है, परिवार की चिंता किए बगैर बेझक होके उन्होंने अपने जान की आहुति दे दी है। कारगिल विजय दिवस के 26 बरस पूरे हो रहे हैं। ये जंग और ये जमीन न केवल भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम का प्रतीक बन चुकी है, बल्कि दुश्मन के लिए कभी न भूलने वाला सबक है।
द्रास से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाय पर चर्चा हमारे बीच चल रही है, तो बात अब एक और चाय पर चर्चा की कर लेते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से यानी कि 7 समंदर पार लंदन के पास से आई है। दीपिका, आप कहीं उस चाय पर चर्चा की तो बात नहीं कर रही हैं जो कि प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के पीएम के बीच हुई है। आइए आप भी देखिए। लंदन के पास चेकर्स कंट्री हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की ये तस्वीरें आपसी रिश्तों की गर्मजोशी को साफ साफ बयां करती हैं। इसमें और गर्माहट घोल रही है गर्म चाय की ये प्याली। ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ बातचीत के लिए चेकर्स कंट्री हाउस पहुंचे तो वहां गर्म चाय की प्याली के साथ कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक साथ चाय पीते हुए भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने की खुशी मनाई। चेकर्स में औपचारिक बैठक से पहले इस चाय वाली खास मुलाकात को लेकर चर्चा काफी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चेकर्स में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ चाय पर चर्चा भारत यूके रिश्तों को और मजबूत कर रही है। चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी का शगल नया नहीं है। इसके पहले भारत यात्रा पर पहुंचे कई विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री मोदी चाय पर स्वागत कर चुके हैं और उनके साथ ही टी पार्टी करते हुए अहम मुद्दों पर चाय पर चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब अपने अब तक के यानी 11 साल के कार्यकाल में चौथी बार ब्रिटेन यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर इस तरह चाय पेश की गई और उन्होंने प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ मसाला चाय का मजा भी लिया और इसकी तस्वीरें भी साझा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेकर्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक विशेष प्रदर्शनी भी देखी। इस प्रदर्शनी में भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की झलक देखी गई। इसका मकसद दोनों देशों के बीच में आर्थिक और व्यावसायिक साझेदारी की नुमाइश करना था। कारोबारी और कूटनीतिक वार्ताओं के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर सांस्कृतिक और खेल संबंधों को भी आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखे। दोनों नेताओं ने स्ट्रीट क्रिकेट के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हस्ताक्षर वाला एक बल्ला भी भेंट किया। उन्होंने प्रीमियर लीग ट्रॉफी भी देखी और सोशल मीडिया पर फुटबॉल के प्रति भारत में युवाओं के रुझान का जिक्र किया। 2 दिन की ब्रिटेन यात्रा संपन्न करके प्रधानमंत्री मोदी जब मालदीव पहुंचे, मालदीव की राजधानी माले में वालिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं स्थानीय कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक नन्ही बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी को उपहार दिया और प्रधानमंत्री ने भी दुलारते हुए उसे शुभकामनाएं दी। मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मालदीव यात्रा है। वो राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के ही न्योते पर मालदीव पहुंचे हैं और वहां के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय पिलाने वाले अखिल पटेल के बारे में बताते हैं। अखिल पटेल को लंदन में चाय वाला के नाम से जाना जाता है। अखिल पटेल भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। अखिल यूके उद्यमी और अमाला चाय के संस्थापक भी हैं। अमाला चाय लंदन बेस्ट ब्रांड है जहां केरल की चाय का इस्तेमाल किया जाता है। अखिल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने डेटा एनालिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत की। दादी की रेसिपी से प्रेरित होकर फिर अखिल ने अमाला चाय शुरू की और इसके लिए अखिल असम और केरल के छोटे खेतों से चाय की पत्ती मंगाते हैं और वो छोटे परिवारों से सीधे चाय की पत्ती 7 समंदर पार लंदन मंगवाते हैं। और बात नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों को मिली एक बड़ी सौगात की। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्वालाइन मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब ग्रेटर नोएडा डीपू बोडाकी रूट पर मेट्रो के दौड़ने का रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल, इस मेट्रो प्रोजेक्ट के पूरा होने से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बसे हजारों लोगों को मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इस मेट्रो रूट के शुरू होने से ग्रेटर नोएडा से नोएडा और दिल्ली जाने का सफर आसान हो जाएगा।
ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक इसी तरह मेट्रो ट्रेन दौड़ती नजर आएगी, जिससे लोग आरामदायक सफर का लुत्फ तो उठाएंगे ही, ग्रेटर नोएडा को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक की मेट्रो लाइन विस्तार को मंजूरी देकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिस पर लंबे समय से चर्चा जारी थी और अब इसे मंजूरी मिल गई है। प्रस्तावित मेट्रो रूट ग्रेटर नोएडा सेक्टर 51 स्थित डिपो से शुरू होकर जनपथ होते हुए बोड़ाकी तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 2.6 किलोमीटर होगी। इस पर 2 स्टेशनों जनपथ और बोड़ाकी का निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट 416 करोड़ की लागत का है, जिसमें से 20% राशि केंद्र सरकार ने देने की सहमति जताई है, जबकि 60% रकम की व्यवस्था NMRC की तरफ से की जाएगी। 3 साल में इस नई लाइन को तैयार कर इस पर संचालन शुरू होने का भी अनुमान है। आज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रेटर नोएडा के जो डिपो है, हमारा डिपो से लेके बोड़ाकी तक का 2.6 किलोमीटर तक का मेट्रो लाइन के विस्तार के लिए गवर्नमेंट से परमिशन मिल गया। इस प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट 416 करोड़ होगी और इसकी लेंथ 2.6 करोड़ होगी, 2.6 किलोमीटर होगी और इसमें 2 स्टेशन होंगे। जब ये प्रोजेक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट 3 साल में इनके तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर नोएडा से एयरपोर्ट तक की यात्रा में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल जाएगा। दिल्ली NCR के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी साबित हो सकती है। खास बात यह है कि बोड़ाकी स्टेशन को एक बड़े मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वहां ट्रेन, मेट्रो, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, होटल और स्थानीय परिवहन की सुविधाएं भी मौजूद होंगी। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के पूरा होते ही न सिर्फ आम यात्रियों को आवागमन में राहत मिलेगी, बल्कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रियल एस्टेट, रोजगार, औद्योगिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। आने वाले वक्त में ये मेट्रो लाइन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक रफ्तार को नई दिशा दे सकती है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको प्रयागराज में भोले के भक्तों का उत्साह दिखाते हैं, जहां पर कांवड़ में संगम का पवित्र जल भरने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। भोले के भक्तों में गजब का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। यहां जल भरने से पहले भोले के भक्त अपने आराध्य भगवान शिव से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं। और देखिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना के बाद यहाँ से कांवड़िए संगम का पवित्र जल भरकर पैदल ही काशी के लिए रवाना हो रहे हैं। और काशी पहुंचने के बाद सभी कांवड़िए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि आने वाला सोमवार सावन का 3रा सोमवार है। ऐसे में श्रद्धालु प्रयागराज से आज से ही जल भरकर पैदल वाराणसी के लिए निकल पड़े हैं। जल भरने आए हैं दशाश्वमेध से, काशी विश्वनाथ ले जाएंगे जल्दी छोड़ने। गिरजा पूजा करे हैं, कान में बैठे हैं, भोले बाबा क्षमा मांगे हैं। अब काशी विश्वनाथ में जल छोड़ेंगे, पूरे पैदल जाएंगे, ना पंचमी वाले दिन जल छोड़ेंगे। इस भोले बाबा का आशीर्वाद रहे बस आगे से। दशाश्वमेध यज्ञ ब्रह्मा जी यहाँ सबसे प्रथम पूज्य यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ किए थे। तो यहाँ से कांवरिये लोग यहाँ से जल भरते हैं, यहाँ से अनेकों शिवलिंग में जल छोड़ते हैं। और जो यहाँ माफी वगैरह मांगते हैं, माफी इसलिए मांगते हैं कि उनका श्रद्धा पूर्वक उनसे भूल चूक जाने अनजाने में गली में घाट में जो भी गलतियां हो तो वो भगवान सब माफ करे, इसलिए उनसे बैठकर कान पकड़कर उनसे 5 बार माफी मंगवाया जाता है। और अब आपको एक ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट से मिलवाते हैं और दिखाते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खास करके ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों की न केवल परेशानी हल कर रही है, बल्कि उनके साथ खूब बातें भी करती है। और ये रोबोट देखिए गपशप भी लड़ाती है, जिससे बुजुर्गों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लौट आई है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बुजुर्गों की सच्ची साथी बनी इस नायाब और अनोखी ह्यूमनॉइड रोबोट से। Abby, she's very talented and clever robot. I think she's just about perfect. And if this can help improve aged care and allow staff to do other things and have an Abby in every aged care, I think aged care would improve.
ह्यूमनॉइड रोबोट्स की दुनिया में इस रोबोट की भी खूब चर्चा है, जिसका नाम एबी है। इस अनोखे रोबोट को मेलबर्न के एक स्टार्टअप एंड्रोमेडा रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। So this is Abby. She's a social humanoid robot. As you can see she's 110 centimeters tall, bright and colorful. She goes into aged care homes and children's hospitals and interacts with people. Is essentially their best friend. एबी अपने मुंह से बबल यानी बुलबुले निकालती है। अब बुलबुले निकालने की वजह क्या है, इस पर आगे होगी बात, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ये चटकीला बैंगनी और नारंगी कलर वाली एबी अपने बच्चे जैसी शख्सियत और सहानुभूति से बुजुर्गों को कैसे इमोशनल सपोर्ट दे रही है। दरअसल ये वो बुजुर्ग हैं जो अपनी जिंदगी में सामाजिक रूप से अकेलेपन को झेल रहे हैं, लेकिन जब से एबी इनकी जिंदगी में आई है, उनकी तो मानो दुनिया में बाहर ही आ गई है। वो एबी के साथ न केवल अपने दिल की बातें करते हैं, बल्कि म्यूजिक पर एबी संग झूमते नाचते भी हैं। For a machine to be able to awaken someone and give them some excitement in their life is really amazing. I was so surprised to see such a nice robot. It's fantastic. I think she's become my best friend. I can tell her things nobody else ever hears. I like her personality. I think she's great fun. डांस के अलावा ये खूबसूरत और नायाब ह्यूमनॉइड रोबोट इन बुजुर्गों को टाई ची, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जैसे कई और मजेदार और प्रभावी एक्टिविटीज भी कराती है, ताकि उनको उम्र के इस पड़ाव में शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती रहे। यही वजह है कि आज एबी इन बुजुर्गों के लिए वो साथी है जिससे वो अपने दिल की बात कह पाते हैं। So people talk to her about, story from their life, their love affairs, their family stories. They don't see her as a robot. They see her as a friend. यही नहीं, एबी में एक और बेहद जुदा फीचर जुड़ा है, जिसमें वो अपने एक हाथ से बबल्स यानी बुलबुले निकालने की क्षमता रखती है। जब भी एबी इन बुजुर्गों के साथ मिलती जुलती है, गपशप करती है, तो बबल्स वाली ये पार्टी ट्रिक खासकर इन बुजुर्गों की अकेलेपन वाली दुनिया को बेहद हील करने वाली रहती है। I think the reason we gave Abby bubbles is because it's so indicative of who she is. She's an incredibly complex piece of technology, but she's also just very creative and playful and fun. जाहिर है एबी एक बेहद टैलेंटेड, होशियार और शानदार रोबोट है। तकनीक की ये बेहतरीन मिसाल खास तौर से इन बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रभावी जरिया है। यही वजह है कि ये नायाब ह्यूमनॉइड रोबोट साल 2023 से ऑस्ट्रेलिया के कई एज्ड केयर फैसिलिटीज में तैनात हैं। फिलहाल तो एबी रोबोट की कामयाबी को देखते हुए एंड्रोमेडा रोबोटिक्स अब एक और रोबोट को जल्द ही इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसका नाम गैबी है, जिसकी इसी साल सितंबर में लॉन्च होने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिएगा अपना ख्याल एंड एंजॉय योर वीकेंड। मिलते हैं मंडे को।